ये कोई क्राइम नहीं होता है। नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए, मगर नहीं इज्जत करते हैं तो कोई जुर्म नहीं बनता है। इट इज नो क्राइम। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई। हमें सोचना होगा कि कब तक हम ब्रिटिश राज के इस कानून को ढोते रहें, जो कभी गांधी पर, कभी तिलक पर, कभी सावरकर पर लगाया जाता था। The sedition law is being consciously misused across the country to suppress dissent. कभी राइटर्स पे, जर्नलिस्ट पे, कवियों पे, पेंटर्स पे, कभी सोशल एक्टिविस्ट पे 124 लगा दिया जाता है। एक अकेला ऐसा कानून है जिसका यूज कम होता है और मिसयूज ज्यादा होता है। जब तक ये सेडिशन का लॉ पूरी तरह से विड्रॉ नहीं हो जाता है, तब तक ये लड़ाई पूर्ण नहीं होगी। यार जिसका कोई यूज बचा भी है, अब सोचिए जब आप सुनते हैं राजद्रोह तो तुरंत लगता है कि हम 1857 में पहुंच गए हैं, जहाँ कोई राजा है और कोई जनता है, और जनता ने राजा के खिलाफ आवाज उठा दी है। Simply mind-boggling that the government can do something of this magnitude simply in order to suppress the democratic rights of the people of Kuala. कि मेरे कार्टून देश का अपमान करते हैं। दोस्तों, शीशा किसी का अपमान करता है क्या? दर्पण, मिरर कभी किसी का इंसल्ट करता है क्या? मिरर तो वही दिखाता है जो सामने खड़ा होता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। मेरे साथ पढ़िए कली युगे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्त अंतर्गते प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी की पात्रता पर आज भी बहस हो गई है। समाजवादी पार्टी के गंभीर नेता मोहन सिंह ने कह दिया है कि लगता नहीं राहुल गांधी देश को नेतृत्व दे पाएंगे, क्योंकि वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलते ही नहीं हैं। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि राहुल गांधी 2G, कोलगेट, महंगाई जैसे मुद्दे पर बोले ही नहीं है, और अब तो विदेशी पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने भी लिख दिया है कि ब्रांड राहुल नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। बीजेपी भी विदेशी पत्रिका पढ़ने लगी है, जैसे सरकार वॉशिंगटन पोस्ट। मगर आज कांग्रेस के राशिद अल्वी ने कहा है कि विदेशी मीडिया को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, हम तो हैं ही महत्वहीन, काश हम भी विदेशी मीडिया होते। तो हजरात, यूपीए में समाजवादी 2 in 1 प्लेयर की तरह बसती रहती है, सहयोगी और विरोधी दोनों सुरों में, और कांग्रेस मोनो प्लेयर की तरह। लेकिन आज बहस राहुल गांधी की पात्रता पे नहीं है, क्योंकि यह सवाल कपिल सिब्बल के बयान के बाद स्वतः मृत प्राय हो जाता है, जिसमें सिब्बल साहब ने कह दिया है कि हमने 60 साल देश को चलाया है, आगे और 60 साल देश को चलाएंगे। तो ना कोई दलील, ना वकील, ना अपील, ना प्राइम टाइम। इसीलिए विषय दूसरा है, इस नौजवान असीम त्रिवेदी की रिहाई के संदर्भ में है। काला वस्त्र धारण करने वाला यह नौजवान मीडिया में खूब छाया हुआ है। जमानत मिलने के कारण बाहर तो आ गया है, मगर देशद्रोह का आरोप अभी तक कायम है। इसीलिए असीम का कहना है कि उसकी लड़ाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और देशद्रोह के कानून को समाप्त करवाने के लिए जारी रहेगी। आपको बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु प्रांत के कुडनकुलम में न्यूक्लियर प्लांट का विरोध हो रहा है। जापान के खराब अनुभवों को देखते हुए लोग विरोध कर रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित नहीं है। सरकार कहती है कि सारी जांच परख हो गई है, सुरक्षित है, लेकिन विरोध कर रहे 8000 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। कार्टून बनाना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन करना भी देशद्रोह है। इस पर भी बहस करते चलेंगे। बहस का संदर्भ लाल कृष्ण आडवाणी के ब्लॉग से भी बनता है, जहां आज उन्होंने लिखा है कि मौजूदा राजनीति आपातकाल से भी ज्यादा क्रूर है। आडवाणी यह बात कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी पर कह रहे हैं। आडवाणी जी असीम का जिक्र करते हुए आपातकाल के दौरान बने 2 कार्टून का स्मरण कर रहे हैं। यह कार्टून अबू अब्राहम की बनाई है, जिसमें तब के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बाथटब में स्नानाधीन आपातकाल के दस्तावेजों पर दस्तखत कर रहे हैं, और दूसरे में एक आदमी कीलों से भरा बोर्ड ले जा रहा है, जिसकी पहचान 20 सूत्री कार्यक्रम से हो रही है। आडवाणी कहते हैं कि आज की सरकार 1975 में होती तो अबू अब्राहम भी असीम त्रिवेदी की तरह जेल में होते। जब हिटलर ने जर्मनी में सत्ता संभाली थी, तब वहां पत्र पत्रिकाओं की संख्या 4700 थी, लेकिन नाजी शासन खत्म होने तक यह संख्या 1000 से भी कम हो गई थी। अगर यही हाल रहा तो यहां भी वही हो जाएगा। ये आडवाणी के उदाहरण है। क्या आडवाणी की यह आशंका अतिरेक से भरपूर है? उन्होंने 8000 प्रदर्शनकारियों का जिक्र नहीं किया, जो मीडिया में आया उसको उल्लेखित जरूर किया है। तो क्या आडवाणी देशद्रोह के कानून को लेकर सही सवाल कर रहे हैं? आज तक कांग्रेस और बीजेपी ने इस कानून को हटाने के लिए क्या किया? विनायक सेन पर राजद्रोह का आरोप बीजेपी के शासन में लगा छत्तीसगढ़ में। असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी कार्टून की योग्यता, उसकी गुणवत्ता के सवाल को प्रमुखता से उठाती है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को?
रिहा होकर असीम त्रिवेदी ने अपने लिए जीत हासिल की है या कुदनकुलम या देश की तमाम जेलों में देशद्रोह के आरोप में बंद लोगों को भी आज जीत मिली है? टीवी काल में ऐसी फुलझड़ियां प्रतीकात्मकता से कितना आगे बढ़ पाती हैं, यह भी एक सवाल है। चर्चा करते हैं आपके देश के कार्यक्रम प्राइम टाइम में। यह विदेशी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए आप चाहें तो गंभीरता से ले सकते हैं। हमारे साथ मुंबई से हैं असीम त्रिवेदी, कार्टूनिस्ट, मयंक गांधी भी आ जाएंगे, प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आप बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं, जगदम्बिका पाल साहब हैं, आप सांसद कांग्रेस पार्टी, आप गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं, आप स्टूडियो में हैं, राजेंद्र धोड़पकर साहब हैं, आप कार्टूनिस्ट हैं, महत्वपूर्ण कार्टूनिस्ट हैं, आप हिंदी में लिखते पढ़ते सोचते हैं, इसलिए हमारे साथ हैं। असीम साहब, अच्छा ठीक है, चलिए असीम त्रिवेदी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं क्योंकि आज उनकी मांग बहुत ज़्यादा है और आपूर्ति कम है। एक ही आदमी है, कहाँ जाएगा, थोड़ी देर में आते होंगे। बहुत बहुत प्रकाश जी आ गए हैं, गोरखपुर में बिजली होगी तो जुड़ जाएंगे। जगदम्बिका जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि असीम त्रिवेदी ने आज जो हासिल किया है, अदालत ने उन्हें जमानत पे छोड़ दिया है, क्या ये सचमुच देशद्रोह जैसे कानून के खिलाफ एक गंभीर लड़ाई की शुरुआत है, या फिर ये भी जैसा कि उन्होंने कहा कि ये टीवी कार्यक्रमों का या ट्विटर का एक फुलझड़ी जैसा कोई असर है जो आज दिख रहा है मगर शायद पूरे देश के संदर्भ में नहीं दिख रहा है उस तरह? यह क्षण हो सकता है अगर जैसा आपने कहा इसे तमिलनाडु के संघर्ष से जोड़ा जाए या विनायक सेन के संघर्ष से जोड़ा जाए या उड़ीसा में जिन पत्रकारों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया था उनके संघर्ष से जोड़ा जाए। प्रश्न है कि यह संबंध जोड़ा जा सकता है या नहीं। और इस क्षण में कोई भी क्षण ऐसा क्षण हो सकता है जब निर्णायक लड़ाई शुरू की जा सकती है। और मुझे लगता है कि इस समय इस मुद्दे पर जितना ध्यान चला गया है उसका लाभ उठाया जा सकता है। और लाभ उठाते हुए तमिलनाडु के उन मछुआरों और बाकी तमाम ग्रामीणों, उन 8,000 लोगों पर आज तक मीडिया ने बात नहीं की है। अब बात की जा सकती है कि उन 8,000 लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया गया है और यह राष्ट्रद्रोह है ही क्या चीज, यह राष्ट्र किसका है जिसके साथ यहीं की जनता द्रोह कर रही है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.